अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में फिरका परस्तों की कार्रवाई क्या है, इससे ज्यादा दिलचस्प बात कर्नाटक में क्या होने जा रहा है, इस पर भी तस्करे किए जा रहे हैं। खासकर कर्नाटक में चुनावी माहौल और सुलगने लगा है, तो अब कहीं हुकूमत हाथ से न निकल जाए, इस तरफ भाजपा और संघीय विचारधारा के लोगों की ज्यादा तवज्जो देखी जा रही है। अब के मौजू मसला या फिर ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जिससे आवाम को सिर्फ भाजपा को ही वोट देने की मांग मौजूदा इख्तियार पजीर हुकूमत कर सके, लेकिन घुमा फिरा कर एक मजहबी तशद्दुद का कार्ड ही है जिसे कभी भी खेला जा सकता है। और भारत की आवाम, खासकर कर्नाटक की आवाम, धर्म के नाम पर ही वोट दे सकती है, ऐसा इन्हें लग रहा है। लेकिन हकीकत देखी जाए तो भाजपा के पास कोई और विकल्प है भी नहीं। मजहब के नाम पर ही तो आवाम को गुमराह किया जा सकता है, लिहाजा अब कुछ ही महीने बचे हैं तो एक बार फिर हिंदुत्व तंजीमें सरगर्म हो रही है। अब इनके पास वैसा तो पुराना हथियार है ही, वही हिंदू मुस्लिम का। अब पुराने हथियार को ही नए से तेज कर बाजार में लाने की कोशिश की जा रही है। जब भी ईद त्योहार आते हैं तो ऐसे शरपसंद अनासिर जानबूझकर सर उठाते हैं और इन्हें यकीनन हुकूमत की शय भी रहती है। जाहिर है भाजपा खुद को एलानिया तौर पर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की हिमायती कहते देखी जाती है। जब कभी भी कोई तशद्दुद फैलाने वाला बयान या तशद्दुद कायम भी हो जाता है तो वहां पर भाजपा के आला लीडरों की शिरकत रहती है। हाल ही में जितने भी फसाद हुए हैं उसमें सीधे तौर पर भाजपा लीडरों की शय जाहिर हुई। भले बेलगाम और उत्तर कर्नाटक में कुछ हद तक कम सही, पर मुल्क की सतह पर जहां भी मजहबी तशद्दुद के मामले पेश आते हैं वहां भाजपा संघियों का अहम किरदार रहता है। खैर, आज बात करते हैं कर्नाटक में हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से हलाल चीजों के खिलाफ मुहिम को तेज करने का। जल्द ही दिवाली का त्योहार है और दिवाली में मुसलमानों से कोई चीज न खरीदे और साथ में हलाल चीजों का बायकॉट करे, ऐसा नया फॉर्मूला कुछ फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से किया गया। हिंदू कारकुनान ने आज जुमेरात को दिवाली त्योहार के दौरान हलाल चीजों का बायकॉट करने के बारे में घर घर जाकर बेदारी मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। इस बेदारी के लिए हैंडबुक भी तकसीम करने का इरादा इन्होंने जाहिर किया। हलाल जिहाद के नाम से यह हैंडबुक बनाई जाएगी। यह मुहिम बेंगलुरु की जयनगर और बसंतगुड़ी असेंबली हल्के से शुरू की जाएगी, लिहाजा इस हसास इलाकों पर पुलिस की नजर होने की भी बात कही जा रही है। खास तौर से इस मुहिम को हिंदू जन जागृति समिति, राम सेना, राष्ट्र रक्षा पड़े और विश्व हिंदू सनातन परिषद के जरिए चलाया है। खैर, जहां एक तरफ एक समाज को लेकर बायकॉट और दिगर साजिशें चली जा रही हैं, तो जिस समाज के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है इन्हें इसका इल्म तक नहीं है। ये भी एक अफसोस का मकाम है। भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ दंगा जमन तहजीब पनपती रहती है। वैसे देखा जाए तो जो भी माशरे में नफरत की मुहिम चलाने वालों पर इंतजामिया, पुलिस को खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जब हुकूमतों की पुष्टपनाही इन तंजीमों का हासिल हो तो कार्रवाई भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन कानून, न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। अकलियती तबके के लोगों को चाहिए कि जिस शहर में भी इस तरह नफरती गिरोह मुहिम चला रहे हैं, यहाँ की जमात, तंजीमी इदारे हर शहर के कमिश्नर और पुलिस के पास जाकर अपना मुतालबा रखें और इस तरह के समाज को बांटने वाली मुहिम पर रोक लगाने की बात करें। जाहिर है जब आप मांग रखेंगे तो इंतजामिया को कार्रवाई करनी भी पड़ती है, और अगर ना भी करे तो एक तरह का दबाव तो जरूर हो सकता है। लेकिन मुस्लिम माशरे की कैफियत ही अलग है। असल तो इन्हें मालूम ही नहीं रहता कि समाज में, माशरे में क्या चल रहा है। अगर चल भी रहा है तो वो अनजान बने बैठे रहते हैं। अगर सिर्फ एक सुबह मुस्लिम मोहल्ले का जायजा लिया जाए, कैसे यह समाज जिंदगी गुजार रहा है सुबह से शाम तक का, सिर्फ जायजा लेने से ही समाज पर मातम करने को जी चाहता है। बच्चे घरों पर पतंग उड़ाने में मसरूफ, नौजवान गांजा नोशी में मसरूफ, बाप को पता ही नहीं रहता कि लड़का कहाँ गया, क्या कर रहा है। लड़कियों की अपनी अलग दुनिया। कुछ अक्सर बूढ़े मस्जिद की तरफ मजबूरी में कदम बढ़ाते रहते हैं। मस्जिद के जिम्मेदार कभी कभार मस्जिद का रुख करते रहते हैं। जुमा का खुतबा उसी पुरानी नहज पर। जुमा में मस्जिदें तो पूर्ण रहती है लेकिन किसी का कोई नस्बुल ऐन नहीं, महज एक रस्म अदा की जा रही है। असर, मगरिब, इशा कहने को तो है, पर मस्जिदों में एक सफ से ज्यादा कोई नहीं रहता। कुछ मस्जिदें तो मुअज्जिन और इमाम के ही हवाले कर दी जाती है। सिर्फ मामला नमाज के हद तक ही इस तरह का है ऐसा नहीं है। इसी तरह शाम होती है तो फिर कुछ खवातीन टीवी सीरियलों में मसरूफ रहते हैं, रात यूं ही गुजर जाती है और इसी तरह नस्ल दर नस्ल बिला किसी मकसद, किसी आज़्म के गुजर रही। पर फिरका परस्त बहुत चौकन्ना है। किसी मकसद के तहत काम करने वाले नौजवान है और एक अरसे से नौजवानों के ज़हन को किसी समाज के खिलाफ खड़ा किया गया है। क्या कोई मजाक है कि सिर्फ दौड़ भी लगाते हैं तो हजारों नौजवान, लड़का लड़कियां, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी भगवा गमछा पहन के शरीक होते हैं। सुबह 5 बजे उठकर किसी मकसद के तहत कोई कौम दौड़ लगाती है तो फिर अल्लाह ताला भी किसी की कोशिश को जाया नहीं करने देता। फिर कोशिश कौन कर रहा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन जिस कौम को हर लिहाज से तरबियत दी गई हो, इसे सुबह अल्लाह के सामने सजदा रेज होने से लेकर ईशा के बाद किस करवट सोना है ये तरीका तक बताया गया। उसे मालूम ही नहीं कि आखिर
किस मकसद के तहत इस कौम को बनाया गया। इसके दीनी और सियासी रहनुमा भी अब सब कुछ जानने के बावजूद खामोश इसलिए है क्योंकि इन्हें भी अब फिरका परस्तों से डर लगने लगा है, कहीं मुझ पर भी कोई मुकदमा दायर ना हो जाए, मौलवी बनकर अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा हूँ, खामखां झमेले में क्यों फंस जाऊं वाली जहनियत अब आम होती जा रही है। बेलगाम के शायद ही किसी मस्जिद में आरएसएस की तारीख पर बयान हुआ हो, बजरंग दल के मंसूबों पर खुतबा शायद ही किसी ने दिया हो, मैंने तो अब तक नहीं सुना है। वहां तो खुलेआम एक समाज को लेकर मारने काटने की बातें खुले मंचों से की जा रही है। अब तो मुसलमानों का बायकाट करने की मुहिम घर घर जाकर चलाई जा रही है। पर इस कौम के लिए मस्जिद बेहतरीन जरिया है। हमको किसी के खिलाफ खून खराबे की बात करनी नहीं है और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। जो संविधान इस मुल्क का है और जिस बात की इजाजत देता है उस लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए बहुत कुछ अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन जिस कौम ने दुनिया की जिंदगी को ही असल जिंदगी समझ ली है और तमाम इबादतों को महज रस्मन अदा करने को ही सब कुछ समझ लिया हो, वो क्या बोलेंगे और कौम के रहनुमा क्या बोलेंगे। यहाँ तो आज भी सिवाय एक दूसरे की बुराई करने से हमें फुर्सत कहाँ है। बेलगाम के चौराहे नुक्कड़ों पर अपने आप को सियासी लीडर समझने वाले सिवाय अन्ना साहूकार सेठ ठाकुर पर ही सुबह होती है और शाम भी इन्हीं के नामों से होती है। वही रियल एस्टेट वालों की सुबह सेल डीड 7/12 यानी बॉन्ड लिटिगेशन और भी लफ्ज हैं और इनके लिए दीन क्या और इस्लाम क्या, दुश्मनों की साजिशें क्या, इनकी सुबह शाम इसी में गुजरती रहती है। और बाकी बच्चों और नौजवानों का तो ऊपर हमने बोल ही दिया है। अब बताए तो सही, इस बेहिस समाज से क्या उम्मीदें लगा सकते। जिन्होंने हमारे तक दीन ला कर दिया उनको मालूम था कि ये शहादत गोए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हमने आसान इस्लाम अपने हिसाब से अपने मिजाज के मुताबिक ढूंढ निकाला है। अब तो अपने आप को दीनदार समझने वाले लोग भी गुनाह को गुनाह नहीं समझते। वो तो हमारे असलाफ थे जिनकी घोड़ों के टापों की आवाजों से दुनिया की सुपर पावर हिल जाया करती थी। खैर वो एक अलग मौजू है। लिहाजा जहां भी फिरका परस्त नफरती मुहिम चला रहे हैं इसके खिलाफ इंतजामिया के पास जाकर फरियाद दर्ज करें। कानून, लोकतंत्र, जमहूरियत के दायरे में जितनी आवाज उठानी है उठाई जाए। इस तरह सिर्फ बहानेबाजी के खामोश बैठना सही नहीं है। अगर यही खामोशी बरकरार रही तो एक सुबह ऐसी भी आ सकती है जिसकी शाम देखने के लिए शायद कोई बाकी न रहेगा। अब अहम खबरों पर एक नजर। आज एसपी संजीव पाटिल ने दलित लीडरों को बुलाकर मीटिंग का एहतमाम किया और कहा कि किसी भी दलित पर किसी तरह का जुल्म बेलगाम जिला में नहीं होने दूंगा। वाज़ा रहे पिछले कुछ अरसे से दलितों पर ज्यादती की वारदातें पेश आई, जिसके मद्देनजर दलितों को ये भरोसा दिलाया कि किसी तरह की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। लिहाजा खुद दलित मोहल्लों में आकर यहाँ के मसाइल को समझने की कोशिश करूंगा। कुछ दलित मोहल्लों में आज भी बुनियादी जरूरियात से महरूम होने की बात कई दलित लीडरों ने कही। लिहाजा तमाम मसाइल को सुलझाने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी, ऐसा एसपी डॉक्टर संजीव पाटिल की जानिब से आज कहा गया। आज उपार समाज की जानिब से एहतजाजी रैली का एहतमाम करते हुए डीसी बेलगाम को अपना मुतालबा पेश किया और कहा कि रियासत में 50 लाख से भी ज्यादा उपार समाज है, पर समाज को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। महज वोट बैंक के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता रहा, पर अब इसे SC/ST यानी कबायली फहरिस्त में दर्ज किया जाए, वरना आने वाले चुनाव में उपार समाज मुकम्मल बायकॉट करेगा, ऐसा भी इशारा दिया गया। बोलो भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತ 1983ರಿಂದ 94ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಯೋಗಗಳು ವರದಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಈ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹನೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ನಾನು ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಉಪಾರ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಉಪಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಈ ಉಪಾರನ್ನೇ ನೀವೇನಾದರೂ ST/STಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬರುವಂಥ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಾರ ಕುರಿತು, ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आज रामतीर्थ नगर के उन लोगों ने डीसी दफ्तर के सामने एहतजाज कर अपना मुतालबा पेश किया जिन पर बुलडोजर घुमाने का ऐलान बूढ़ा अफसरान की जानिब से किया गया। उन्होंने आज अपने मुतालबे में कहा कि फौरन घरों को खाली करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा कुछ वक्त दिया जाए या फिर कुछ मुआवजा या जुर्माना लगाकर घरों को कायम किया जाए। कुल 11 मकानात होने की बात कही जा रही है। वाज़ा रहे पिछले 30-35 सालों से मजदूर और मुलाजिम पेशा लोग रिहाइश पजीर हैं। कुछ वजीफे याफ्ता बुजुर्ग भी है।
आज इस वक्त इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राजू आगा, एजाज लोधी, मुजाहिद तालिकोटी और दीगर जिम्मेदारान भी इस वक्त शरीक रहे। घर के सामने 2 महीने हुआ घर गिरा है। अभी हमारे घर को कल भी आको बोल को गए घर खाली करो। अभी 1 दिन में 2 दिन में घर कैसा खाली होता? अभी लाइट की बिल भरते हैं हमें कई सालों से। लाइट की बिल है हमारी, लाइट की बिल भरते, पानी का नहीं दिए। नल भी आके भी 10 साल बाद जब से जो नहीं दिए सो नहीं दिए, नोटिस कुछ नहीं दिए और नहीं देते बोल रहे, नोटिस देते नहीं बोल रहे। ऐसे घर कैसा पढ़ाने देंगे हमें? किराए 9 है अभी। बीच में बहुत सारी जगह खुली है, बाकी 9 घर बंदे से हमें। वो बीच में की जगह लिए चलता, हमारे साइड में है घर, वो घरान छोड़ना हमारे नहीं, क्या तो करना नहीं है। अभी ऐसा करे तो कैसा? ऐसा भी है, ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत क्रूशल है, बहुत क्रिटिकल है। हम सब परेशान हैं इस चीज़ से कि घर हमारा कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो अभी हमारे लिए हम लोग सब ये सब हमारे जो साथी हैं, सब हमारे जो वहाँ पे जो मेहमान ये है, हमारे जो रिलेशन वो जो भी रहेंगे हमारे पूरे मोहल्ले वाले जो है, एक ही चीज़ चाहते हैं कि कुछ हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा ड्यूरेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा कुछ ऑप्शन अगर हमारे लिए करके दे देते हैं, क्योंकि घर अगर लेना चाहते हैं ले, लेकिन कोई ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारे लिए कुछ चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को, हम गरीब लोगों जो डेली टू डेली हम लोग जो है कमा के लेके आके खाते हैं, उनको कुछ फैसिलिटी होना चाहिए। 30 साल से है ऐसा, कोई अपनी पूंजी लगा के ऐसे ही तो नहीं रहता है। 30 साल इज़ अ बिग टाइम। और ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾದರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। इसके दिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नंगे भाई संगे हैं, पैसा किसा कुछ नहीं है। अगर साइड भी देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो साइड लेकर सिर्फ वो मार लेने का है, पैसा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ 1 लाख 2 लाख एक आदमी को दिए तो फिर हम बाजू को फिर कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट 1000-2000 देंगे उसको कुछ नहीं होता। हमको अर्जेंट घर दो, हम क्या नहीं, हमारा एक घर दे तो बस हम चले जाते हैं। घर GHAR घर मिला, साइड नहीं। घर मिला तो अब भी जाते हम, आज ही बोलो घर है तो कोई उधर तुम्हारा अलॉट करो, हमारा नाम से हम जाते पका के खा के रह सकते। अभी 18 साल 30 साल सर्विस के हम आर्मी में, आँख में तेल डाल के बॉर्डर को संभाला, इंटरनेशनल बॉर्डर को संभाला मैं, और रिटायर्ड होके आने के बाद मेरा पैसा पूरा मकान में डाला, मकान में डाला। अभी बोलते हैं बुढ़ा, और मैं जब खरीदी किया बुढ़ा वगैरह कोई नहीं था उधर। 92 में खरीदी किया, बुढ़ा वगैरह कोई नहीं था। और ये बुढ़ा बीच में आकर बोलता है हमारा जगह है, तुम खाली करो, खाली करो, खाली करो बोलने की क्या है? खाली करे बाद हमें किधर जाना है? अभी खाली करने के बाद किधर जाएगा बताओ? हम अलग कुछ नहीं पूछ रहे, गवर्नमेंट खुद बोल रहा है, कर्नाटक सरकार खुद बोल रहा है कि इसको रेगुलराइज करो। हमारा नहीं, बेंगलोर साइड का बोलो, में इनका रेगुलराइज करो, ताकि गवर्नमेंट को भी जो टैक्स के जरिए उनको भी ये हो जाता है। अभी हम लोग फुकट रह रहे, टैक्स में पता कुछ नहीं रहे, गवर्नमेंट को क्या फायदा है उससे? आज ये रामतीर्थ नगर के जो हमारे जो रहवासी है, हमारे मुसलमान भाई हैं, और उसमें बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं। तो इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि ये लोगों को एक्चुअली चीट हुए सर, इनको जो ज़मीन बेचने वाले ने एक नए वो जब लैंड पर्पस जो चेंज हुआ था वो चेंज नहीं करने के हुए इनको डार्क में रखे वो इनको ज़मीन बेचा है, वो चीट हुए सर। तो ऐसे लोगों के इंसानियत के तौर के ऊपर हर आदमी का फ़र्ज़ है कि इनकी मदद करना। सरकार का इसके ऊपर दौरा में इनका डिमांड भी है कि इनको जो भी अगर गलती है तो उनको रेगुलराइज करके देना। हाँ, जैसा अभी बेंगलोर में नया कायदा है वो कायदे के हिसाब से ये करना। दूसरा और एक कानून के अंदर एक है कि एडवांस पोजीशन, अगर 12 साल एक आदमी एडवांस पोजीशन के अंदर रहता है तो वो भी ज़मीन उसकी हो जाती है। तो ये 30 साल से रहने के बाद में भी गवर्नमेंट इनके तरफ देख रही नहीं, एक बहुत बड़ी अफसोस की और शर्म की बात है।
तो अभी हमारी एक अपील है, 2 चीज़ें की हमारी एक अपील है। एक तो इनको रेगुलराइज करके देना, नहीं अगर सकते तो उनको आश्रय योजना के तहत जो भी घर हम दिए जा रहे हैं उनके अंदर उनका आश्रय योजना में इनको घर देना। शिवाजी नगर में रहने वाला 10वीं क्लास का तालिब इल्म प्रज्वल करेगार की कुछ अनजान लोगों ने तेज हथियार से कत्ल करने की वारदात सामने आई। लिंगराज कॉलेज इहाते में जे हाई स्कूल में पढ़ने वाला प्रज्वल को आखिर किस बुनियाद पर कत्ल किया गया, क्या इसे अगवा किया गया था, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी तफ्तीश पुलिस की जानिब से की जा रही है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्रज्वल कारीगर के घर वालों ने लापता होने का मामला दर्ज किया था, लेकिन आज इसकी लाश मुचंडी के झाड़ियों में पाई गई। लाश को बेरहमी से कुचला गया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। स्कूली बच्चे के कत्ल से शिवाजी नगर और मुचंडी में डर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। तीसरा रेलवे गेट ओवरब्रिज का मामला अब मुल्क की सतह पर बहस का मौजू बनता जा रहा है। इस खबर को अब नेशनल मीडिया में भी शाया किया गया, लिहाजा बढ़ती बेइज्जती और जिल्लत के मद्देनजर ब्रिज के कॉन्ट्रैक्टर को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की जानिब से 20 लाख का जुर्माना लगाने की इत्तला हासिल हुई है। फिलहाल बेलगाम का ब्रिज बहस का मौजू है। रबर पैच लगाया गया, लेकिन इसकी भी हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।